प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को हिंदी ऐच्छिक यानी हिंदी इलेक्टिव का जो न्यू मॉडल पेपर जारी हुआ है 2023 का, इसका फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और इसमें टाइम आप लोगों को 1.5 घंटा का मिलेगा और टोटल इसमें 40 पूर्णांक रहेगा। और इसमें अगर नंबर की बात किया जाए तो 40 नंबर इसमें दिया जाएगा और 40 प्रश्न है, इसीलिए 40 नंबर दिया जाएगा। और आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। इसके बाद में भी हम काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत सारा रहेगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप क्लास 12 का वीडियो बता दीजिए, क्लास 12 का वीडियो बताइए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप लोग अंत तक देखिए, सारा चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। और आज मैं हिंदी सब्जेक्ट का बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ सर? तो हिंदी सब्जेक्ट का। और काफ़ी सारे स्टूडेंट बिल्कुल नए होंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो सबसे पहला चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, जिस समय एग्जाम आप लोगों का होगा तो पहले एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा। और इस गद्यांश को आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और पढ़ करके 1 से लेकर के 4 नंबर का प्रश्न का जो जवाब है उसको आप लोगों को देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अभी गद्यांश पढ़ करके आप लोगों को बता दूं तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ प्रश्न का आंसर बता रहा हूं और आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा। और इसको आसानी से आप लोग पढ़ करके और 4 नंबर के प्रश्नों तक आप लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी होती है। तो याद रखिएगा जी, अगर वर्तमान समय में कहा जाए तो शिक्षा की विशेषता आखिर क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा सर, बिल्कुल सब होगा। कौन वाला होगा? तो देख लीजिए कौन वाला होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक। दूसरा में देख लीजिए, बुद्धि को तेज करने वाली। तीसरा ऑप्शन में देख लीजिए, व्यक्ति की भावनाओं को सचेत करने वाली। मतलब यहाँ पर सब ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो एक का 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ पर नष्ट कर देते हैं, या फिर कहाँ नष्ट कर देता है। तो नौकरी खोजने में नष्ट करता है, ठीक है। दूसरा का 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, जो तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान क्या है। तो प्रथम सोपान हम लोग बोल सकते हैं शिक्षा जो आवश्यक हो, ये बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि रेढ़ी खीर बन जाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो याद रखिएगा, रेढ़ी खीर बन जाना जो मुहावरा होता है, इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, काम करने में काफ़ी कठिनाई हो जाना। जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पद्यांश दिया हुआ है और इसको आप लोगों को पढ़ना है और 5 से लेकर के 8 नंबर के जो प्रश्न है उसका जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि रघुकुल की अभागिन नारी आखिर कौन है। याद रखिएगा, रघुकुल की अभागिन रानी कौन है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा, रघुकुल की जो अभागिन रानी है उसे हम लोग कैकई के नाम से जानते हैं। कि किसके नाम से? तो कैकई के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। क्या लिखा हुआ है कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। पंक्ति में किसे महास्वार्थ ने घेरा था, किसे महास्वार्थ ने घेरा था। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो कौन वाला होगा सर? तो याद रखिएगा, कैकई होगा। क्या होगा? तो कैकई होगा, ठीक है। आप लोग रामायण देखे हैं ना, तो उसी में कैकई की वर्णन है और उसमें कैकई को दिखाया गया है, ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न देखिए कि प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो राम के लिए प्रभु शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है। और 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, 8 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है कि भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। तो देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण कौन वाला हो सकता है सर? तो रघुकुल होगा, ने कहानी होगा, कठोर होगा, ने सभा होगा। तो यहाँ पर आप लोग
तीसरा ऑप्शन जो है इसको आप लोग टिक कर लीजिए, बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि कठोरता जो है वही बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन यहाँ कठोर दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, कठोरता राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ कठोर है, कठोर में भी टिक लगाइए, क्योंकि मिस प्रिंट हुआ है थोड़ा प्रिंट करने में, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए जो 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, और आप लोग यहाँ से बिल्कुल याद करके रखिए, यह न्यू मॉडल पेपर है, यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इनसे पहले मैंने काफ़ी सारा वीडियो अपलोड कर दिया था, तो जिसमें काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो इस मॉडल सेट में बिल्कुल आया है, आप लोग देखे होंगे तो आप लोग बिल्कुल भी जानते होंगे कि हाँ वहाँ से आया है। तो देखिए 9 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में पहला छापाखाना कब खुला था, तो याद रखिएगा भारत में पहला छापाखाना कब खुला था, तो 1556 ईस्वी में खुला था। और कौन जगह में खुला था सर, तो गोवा में। कहाँ पर, तो गोवा में। ठीक है, आप लोग आंसर याद करते चलिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो सबसे पुराना माध्यम को हम लोग प्रिंट माध्यम कहेंगे, सबसे पुराना माध्यम है। आगे यहाँ पर देखिए जो 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई है, तो याद रखिएगा मुद्रण की शुरुआत जो है वो चीन देश से हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए जो 12 नंबर का प्रश्न है कि तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी जनसंचार के किस माध्यम द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पाता है, तो समाचार पत्र होगा, क्योंकि आज अगर घटना घटी है तो कल न्यूज में आएगा, मतलब समाचार पत्र में कल आएगा, लेकिन रेडियो में तो तुरंत मिलता है, टेलीविजन में तुरंत मिलता है, इंटरनेट में भी तुरंत मिल जाएगा, लेकिन समाचार पत्र में आप लोगों को तुरंत नहीं मिलेगा। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखते चलिए कि समाचार शैली क्या कहलाती है, तो समाचार शैली को हम लोग क्या कहेंगे, तो उल्टा पिरामिड शैली कहेंगे। समाचार शैली को क्या कहा जाता है सर, तो उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए जो 14 नंबर का प्रश्न है कि समाचार पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा समाचार जो पढ़ता है उसे हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो समाचार पढ़ने वाले को हम लोग वाचक कहेंगे। क्या कहेंगे सर, तो वाचक कहेंगे। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है कि फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य क्या होता है, तो फ्रीलांसर जो पत्रकार होते हैं उनका कार्य होता है कि भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखना। जो यहाँ पर बी ऑप्शन है, मतलब दूसरा ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखिए जो 16 नंबर का यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि कविता की पहली शर्त क्या है, तो कविता की पहली शर्त क्या है, तो शब्दों से मेल जोल, ये होता है कविता की पहली शर्त। ठीक है, शब्दों का मेल जोल होना। आगे यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि साहित्य की कौन सी विधा पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर उसे हम लोग कहानी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मतलब साहित्य की कौन सी विधा पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं, तो उसे हम लोग कहानी कहेंगे, जो अच्छा भी लगता है, और जिस समय कहानी कोई बताता है तो हम लोग उसके अंदर में घुस जाते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, तो कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो कथानक कहलाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर आगे दिया हुआ है एक पद्यांश। क्या दिया हुआ है, पद्यांश। इसको पढ़ करके 19 से लेकर के जो यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है उसका आप लोगों को जवाब देना है। तो पहला यहाँ पर देखिए 19 नंबर का प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। यहाँ पर देख लीजिए अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इनके जो कवि हैं इन्हें तो आप लोग जरूर जानते होंगे, याद रखिएगा प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, तो 19 का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा। क्या होगा, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा। आगे देखिए जो 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कवि ने किसे अपना संबल कहा है, तो कवि ने किसे अपना संबल कहा है, तो याद रखिएगा सरोज को अपना संबल कहा है। आगे देखिए जो 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कवि का जीवन कैसा रहा है, तो कवि का जीवन कैसा रहा है, तो काफी दुखपूर्ण रहा है। ठीक है,
कैसा रहा है कवि का जीवन? तो काफ़ी दुखपूर्ण रहा है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आप लोग टिक लगा लीजिए। और अगला यहाँ पर देखिए जो 22 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि विकल शब्द का प्रयोग आखिर किसके लिए हुआ है? तो विकल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो व्याकुल होता है। क्या होता है? विकल का अर्थ क्या होता है? तो व्याकुल होता है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए जो 23 नंबर का प्रश्न है कि जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है? याद रखिएगा, जिस समय देवसेना ने स्कंदगुप्त को ठुकरा दिया था उस समय वह कौन सा व्रत लेता है? तो याद रखिएगा, आज जीवन अविवाहित रहने का मतलब वह शादी नहीं करेगा, इस तरह से वह शपथ ले लेता है, व्रत ले लेता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 24 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्व को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया था? तो किसे माध्यम बनाया था? तो याद रखिएगा, महाभारत के पौराणिक संदर्भों को। ठीक है, और उसी को अपना माध्यम बनाया था। अगला प्रश्न देखिए जो 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? जो तुलसीदास की बिल्कुल प्रसिद्ध रचना है तो उसे हम लोग रामचरितमानस कहेंगे। जो यहाँ पर 4 ऑप्शन है वो नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर देखिए जो 26 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 26 नंबर का प्रश्न है कि पियसो कहेहू संदे सड़ा ए भंवरा ए काग पंक्ति के किस कविता की है? मतलब यह जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है? तो याद रखिएगा यह जायसी कविता से है। ठीक है, किस कवि की है? मतलब किस कवि की है? तो जायसी कवि है। ठीक है, तो इन्हीं कवि का यह लाइन दिया हुआ है। अगला यहाँ पर देख लीजिए कि केशव दास की काव्य भाषा क्या है? तो केशव दास की काव्य भाषा क्या है? केशव दास किस भाषा से लिखते थे? तो याद रखिएगा वज्र भाषा होगा। क्या होगा? तो वज्र भाषा होगा। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है तो आप लोग इस पे मत जाइए, जो मैं आंसर बता रहा हूँ उस आंसर को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, कहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर क्या है, इसको आप लोग मत देखिए। आगे यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर फिर एक गद्यांश से। ठीक है, इस गद्यांश को आप लोगों को फिर अच्छा से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में 28 से 31 नंबर का जो प्रश्न है उसका जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 28 नंबर का यहाँ जो प्रश्न है ये पहले देख लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से लिया गया है? तो याद रखिएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से लिया गया है? तो यहाँ पर देख लीजिए यथास्मे रोचते शिवम मतलब विश्वसम से लिया गया है। 28 का जो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और 29 नंबर का प्रश्न देख लीजिए प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा है। ठीक है, और 30 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए जो भारतीय जीवन बिहग कहाँ बंदी है? याद रखिएगा भारतीय जीवन बिहग कहाँ बंदी है? तो याद रखिएगा कहाँ पर बंधा हुआ है भारतीय जीवन का, जिसका मतलब भारतीय जीवन का उसका जो सपना है वो कहाँ बंधा हुआ है? तो कहाँ पर जकड़ा हुआ है ये भी याद रखिए। तो संघर्षों के पिंजरों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और 31 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि लेखक किसे धिक्कारता है? लेखक किसे धिक्कार रहा है, किसे धिक्कारता है? तो आप लोग आंसर याद रखिएगा, पराधीनता को बढ़ावा देने वालों को वह धिक्कार रहा है। जो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे देख लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल जी की उम्र कितनी थी? तो उसकी जो उम्र थी वह कितना था? तो याद रखिएगा उसका उम्र 8 वर्ष था। कितना था? तो 8 वर्ष था। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए सुमीरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत में किसे लघु निबंध है? आखिर कितने लघु निबंध है? मतलब सुमीरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत में कितने लघु निबंध हैं? तो आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे तो जरूर आप लोग जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेगा 3 उसमें लघु निबंध है। ठीक है, 3 प्रकार के। आगे यहाँ पर देखिए जो 34 नंबर का प्रश्न है कि मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी। ठीक है, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा बड़ी बहुरिया का। ठीक है, जो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे यहाँ पर देखिए जो 35 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। जो 35 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है कि दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है? तो पारो होगा। क्या होगा सर? तो पारो होगा।
अगला देखिए जो 36 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कूटज के पौधे की क्या विशेषता होती है। तो कूटज के जो पौधे होते हैं उनकी क्या विशेषता है, तो याद रखिएगा जीवन शक्ति की विशेषता है। जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और 37 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि यहाँ जो 37 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है। तो याद रखिएगा सूरदास की झोपड़ी में अगर कहा जाए उस पाठ में, तो सूरदास अंत में कौन सा निश्चय कर लेता है। तो याद रखिएगा वह जो निश्चय करता है कि पुनः झोपड़ी मैं पुनः झोपड़ी बना लूंगा। ठीक है, यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आगे देखिए जो 38 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि अस्तबद्ध रह गए रूप और शेखर। ठीक है, अस्तबद्ध रह गए रूप और शेखर, सिर्फ झरने गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज नहीं थी। तो आखिर यह जो पंक्ति के लेखक हैं उनका नाम क्या है। तो याद रखिएगा उनका जो नाम है उसे हम लोग संजीवन कहेंगे। क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग संजीवन कहेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि विकास की औद्योगिक सभ्यता को लेखक प्रभास जोशी ने किसकी संज्ञा दी है। तो याद रखिएगा उजाड़ की संज्ञा दी है। जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है कि बिस्कोहर की माटी का कथा नायक का नाम क्या है। याद रखिएगा बिस्कोहर की माटी का जो कथा नायक है तो उनका नाम क्या है। तो उनका नाम क्या है, तो विश्वनाथ है। क्या है, तो विश्वनाथ है। जो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था, इसीलिए आज मैं यहाँ जो हिंदी इलेक्टिव है इसका लाया हूँ, अब हिंदी कोर का भी लाऊंगा और काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए हम लाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।